बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, प्रोग्राम सवाल तो होगा के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की नेक नीयति पर मुझ समेत शायद किसी को भी शक नहीं, बल्कि वज़ीर आज़म क्या तमाम इदारे या उनके सरबराहान की नेक नीयति पर हमें शक नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म भी खैर टास्क फोर्सेस की शक्ल में ही लेकिन कहीं ना कहीं काम करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट भी अपने इदारे की डोमेन में और थोड़ा डोमेन से बाहर भी सुओ मोटो की शक्ल में काम कर रही है। आर्मी का फौज का जो मुकम्मल पूरा इदारा है वो भी अपनी जगह पर नहायत एक्टिव नजर आ रहा है। और दौरा आर्मी चीफ ने पिछले दिनों ताजरों से भी मुलाकात की है, ना सिर्फ मुल्क में अमन अमान के हवाले से उनको अपडेट भी किया है और साथ साथ ताउन भी मांगा है। इसी तरह मीडिया भी अपना किरदार अदा कर रहा है। कहीं ना कहीं तमाम अफराद, तमाम इदारे इस सिस्टम को मजीद तूल देने के लिए, इस हुकूमत को मजीद मजबूत करने के लिए, इस मुल्क को मजीद तवाना करने के लिए अपना अपना किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ नेक नीयती ही काफ़ी रहेगी, या कुछ अमलों का दारोमदार सिर्फ नीयत पर है, या कुछ नीयतें अमल की मोहताज हैं? ये एक अहम तरीन सवाल है, हमने करना है। हमें यह जानने की कोशिश करनी है कि क्या हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए कोई वाज़ेह तौर पर कोई प्लान नज़र आ रहा है? क्योंकि मौजूदा हालात में हम देख रहे हैं ऑन ग्राउंड मुल्क के अंदर हम देख रहे हैं कि महंगाई भी बढ़ रही है, अद्वियात की कीमतें भी बढ़ रही हैं, किसान अपनी फसलों को आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक ख़ास अफरा तफरी और कुछ ऐसे अफराद भी हैं जो इस तब्दीली के साथ थे, मैं तजियाकारों की बात कर रहा हूँ, जो इस तब्दीली के साथ थे लेकिन कहीं ना कहीं अब अपनी हमायत को कहीं कहीं सोचते हुए इस्तेमाल करें। ये तमाम सवाल हैं। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं औरिया मकबूल जान साहब, सीनियर तजियाकार हैं, दिफाई तजियाकार जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इसके अलावा हमारे दोस्त हैं, सीनियर एंकर पर्सन है मंसूर अली खान, इस्लामाबाद से, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। तो गुफ्तगू का आगाज़ औरिया मकबूल जान साहब आपसे करता हूँ। आप ये बताइए कि क्या हुकूमत के पास आवाम को रिलीफ देने के लिए आपको कोई वाज़ेह प्लान नज़र आ रहा है कि अभी तक आवाम ने साथ ही देना है? देखिए, अभी तक तो सूरत हाल ये नज़र आ रही है कि जैसे रबल के ऊपर कोई बंदा आके बैठा है और उस रबल को से उसे देख रहा है कि कोई चीज़ निकल आए तो ताकि आप कुछ आगे कर सकें। क्योंकि पाकिस्तान की साथ जो गुज़श्ता 10 साल में, या पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, गुज़श्ता 10 साल में जो कुछ हुआ है ना, वो शायद पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन सलूक है जो हो सकता है। 70 साल पूरे, 60 साल के कर्जे एक तरफ और आखिरी 10 साल के कर्जे एक तरफ बराबर, यानी 40 बिलियन वहाँ अरब वहाँ से 40 अरब यहाँ पर आके 80 अरब बराबर के करीब आपने कर लिया। और ये जो टर्म आई है इसके अंदर सिर्फ आप डेट सब्सिडी को देख लेना, तो आपके घर पे कर्जा हो और आपने उसकी किस्त अदा करनी हो, तो आप बच्चों को ये कहेंगे मुझे रिलीफ मिल रही है कि नहीं, मुझे पराठा मिलता है कि नहीं मिलता। मुझे ये कैफियत है इस वक्त पाकिस्तान की। अगर इकॉनमी हम पीटते जरूर हैं, या तो ये तय कर लें हमारे एंकर्स, हमारे तजिया निगार कि पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत अच्छी है, तो पराठे भी खा लें, लोगों को कीमतें भी सस्ती करवा लें, सब कुछ करवा लें, ये राग बंद कर दें कि पाकिस्तान, या फिर ये राग कहें कि पाकिस्तान की इकॉनमी बुरी है, हमें कैसे उसके साथ झूठ ना बोले ना सर। 0.4% महंगाई बढ़ी है, 0.4% बढ़ी है। हुकूमती मिनिस्टर कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह नहीं कहना चाहिए था। वो हुकूमत का प्लान अभी तक नहीं है ना, और हो भी नहीं सकता, ह्यूमनली इम्पॉसिबल। इस जगह इमरान खान होता, नवाज शरीफ होता, जरदारी होता, खुद फौज आ जाती तो शायद फौज के पास भी रिलीफ का। आप देखें जब भी फौज आई है इन द बिगनिंग यही हुआ है कि ये नहीं हो सकता था। किसी बंदे को आप ऑब्जेक्टिव एनालिसिस तो करें ना, अगरचे कि उनके अंदर सलाहियत की कमी है, लगता नजर आता है और बहुत सारी चीजें, लेकिन एक अजीबो गरीब किस्म के आपने उस तूफान के अंदर फेंक दिया। आप खुद सोचे ना कि आपकी 5 लाख रुपए तनख्वाह है फॉर एग्जांपल, बहुत है ना, अल्लाह करे हो जाए, ठीक है, और आपने उसमें से 3.5 लाख रुपए आपने कर्जा देना है, और उसके साथ साथ आपके बच्चों के मामला वो भी गुजारा करना है। उस दौरान या तो ये तय कर लें कि आपके पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बेहतर है, आप उनको करते रहें, या फिर ये कर लें। दुनिया में इस तरह का कभी नहीं होता, अपोजिशनें करती रहती हैं। ये पाकिस्तान की जो तजिया निगार है ना, इसकी मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल, फिर आप आगे बात कर लीजिएगा। इसका रोल अपोजिशन के रोल से मुख्तलिफ नहीं है। तजिया निगारों का टोटल अपोजिशन की तरह चलते हैं। दुनिया पूरी में तजिया निगार एनालिसिस करता है उस बंदे की पोजीशन को देख के, उसके हिसाब से। हम कहते हो तू ये क्यों नहीं कर रहा, फिर ये क्यों नहीं, हमारा सारे का सारा रिटोरिक जो है ना वो आज मगर औरिया साहब कहीं ना कहीं हुकूमती नुमाइंदों की प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद ही एक हिजान पैदा नहीं कर रही। आप चौहान चौधरी साहब से तंग नहीं है? मैं कहता हूँ पाकिस्तान के सारे जो मीडिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है ना, वहां बंदे गलत फिट है,
गवर्नमेंट के हैं। इवन मैं तो ISPR के बारे में कहता हूँ, वहाँ भी बंदे गलत फिट हुए हैं। ठीक है सर, तसल्ली से जवाब तो देते हैं, आउट ऑफ द वे भी वो सवालों तो के भी जवाब देते हैं। तभी तो फर्क आप देखा कहीं की फर्क, वो मीडिया का बंदा होना चाहिए जी। वहाँ, ऐसा बंदा होना चाहिए। देखिए आजकल इमेज बिल्डिंग एक दुनिया में साइंस बन चुकी हुई है यार। वहाँ फवाद चौधरी और चौहान साहब, उनका काम नहीं रह गया। अब मसला पता है क्या है, हमें एक और आदत हो गई है, जो ज्यादा अच्छी जुगत लगाता है वो बेहतरीन किस्म का है। ठीक है, और हम सिर्फ मरासियों का मुकाबला कराने में रह गए। जी जनरल मुस्तफा साहब, आप बताइएगा कि आमतौर पे कहा जाता है कि हमलों का दारोमदार नियतों पर है, लेकिन हर अमल ऐसा नहीं है। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं ले लूँ कि वजू की सिर्फ नियत करके नमाज नहीं होगी, इसके लिए वजू आपको करना पड़ेगा। इस तरह के दीगर चीज़ें भी हैं। आप समझते हैं कि सिर्फ नेक नियति इमरान खान साहब की, उसके ऊपर ही अवाम बेवकूफ़ बनती जाए? उसको इमीडिएट कुछ रिलीफ तो मिलना चाहिए, कहीं पर भी नहीं मिल रहा। देखिए, मुझे नहीं समझ आई कि हम जब रिलीफ की बात करते हैं तो हमारा मकसद क्या है इससे। कि हम ये समझते हैं कि दुनिया में अगर एक कमोडिटी कीमत एक लेवल पे है, हम उसको महंगा लेके सस्ता दे देंगे लोगों को, वो कर सकती है हुकूमत। अगर उनके पास ग्रोसरी आइटम्स में सर 25 से 30% इजाफा हो चुका है, मेडिसिन में 15 से 20% इजाफा हो चुका है, बिजली गैस के तमाम मामला। मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। देखिए, दो चीज़ों की हम बात कर रहे हैं, एक तो हम हुकूमत की कारकर्दगी की बात कर रहे हैं, दूसरा रिलीफ देने की बात कर रहे हैं। दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं यहाँ पर जिस तरह भी औरिया साहब बात कर रहे थे, मैं एग्री करता हूँ इनसे कि हुकूमत की कारकर्दगी अगर आप देखते हैं तो वो आपको लगता यूँ है कि एक अजीब किस्म की वहाँ पे हैजान बरपा है, किसी को कोई समझ नहीं क्या करना है, हर आदमी अपनी अपनी वहाँ पे बोली बोल रहा है और एक किस्म का गोल दायरे में हम घूमे जा रहे हैं सारे। या एक कुछ हमारी ऐसी बैलगाड़ी है जो बिल्कुल गोल है और हर तरफ से उसको खींचा जा रहा है, कहीं भी नहीं जा रहा है, खड़ी वहीं के वहीं खड़ी है, बल्कि थोड़ा सा पीछे आई हुई लगती है। ये एक तो ये परसेप्शन है जो लोगों को है, और दूसरा ये है कि अवाम को रिलीफ मिली है कि नहीं मिली। अवाम को रिलीफ नहीं मिल सकती थी, अगले एक साल में भी नहीं मिलेगी, बल्कि हो सकता है और ज़्यादा हो। ये कम अज़ कम मेरा अपना नज़रिया। ओके, एक और चीज़ मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ जिसको हम लोग आमतौर पर नज़रअंदाज कर देते हैं। देखिए, जो तब्दीली आई है ना, वो तब्दीली सिर्फ इमरान खान चेहरा नहीं चेंज हुआ है, हमें आदत पड़ी हुई है एक पॉलिटिकल फिफ्डम के तहत रहने की, और वो जो थी फिफ्डम थी वो उसको हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। वो एक लेवल पे वो तब्दीली हमें नज़र आती है। लेकिन ये जो इनर्शिया है ना, सिस्टम के अंदर से बिल्ट इन इनर्शिया, वो तह दर तह है, प्याज की तरह है, उसको आप छीलते जाएं, ख़त्म करते जाएं, आखिर में फिर आपके पास कुछ नहीं आएगा। वो इनर्शिया उस सिस्टम के अंदर है जो चेंज का हमेशा से ही मुखालिफ होता है। कोई भी चेंज आ जाए, मनफी आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, वो हमेशा उसका मुखालिफ होता है, क्योंकि उसको एक आदत पड़ गई हुई है उसमें रहने की, और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल सकता। वो इनर्शिया, उसको तोड़ना, उसमें टाइम लगेगा। उसमें अगर हम हुकूमत का साथ दें तो हो सकता है कि हम तब्दीली वो जो इमरान खान साहब चाहते हैं, या वो जिसकी तवक्कुआत अवाम ने की और अभी भी वो हो सकता है इसमें। जी, मैं समझता हूँ कि वो इनर्शिया अभी तो उसका मेरा ख्याल है अशीर भी नहीं सामने आया। ठीक। मंसूर बताइएगा, 5 माह में 2 मिनी बजट, ये तो बताते खुद एक ऐलान है कि हमारी कोई पहले से प्लानिंग ही नहीं थी। मैं हैरान हूं कि जितना सॉफ्ट मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस गवर्नमेंट को मिल चुका है ऑलरेडी, जितनी फुल टॉसेस हमारे कप्तान इमरान खान साहब को अब तक मिल चुकी हैं कि वो हर छक्का वो लेग साइड पे आराम से लगा सकते हैं, ना उनको कोई यॉकर लगाता है, ना उनको कोई बाउंसर मारता है। इससे ज्यादा सॉफ्टनेस उनको क्या चाहिए? इससे ज्यादा इनको सपोर्ट क्या चाहिए? अपनी टीम का हाल उठाकर देखें। सूबा पंजाब जिसको शहबाज शरीफ साहब हेड करते थे, वो करप्ट थे, वो नाअहल थे, वो खानदानी सियासत को प्रमोट करते थे, वो बड़े बुरे इंसान थे। बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात। भाई आपने क्या किया आगे से? आपने 5-5 शहबाज शरीफ लाके खड़े कर दिए हमारे सर के ऊपर। उस्मान बुज़दार साहब एक जगह, अलीम खान साहब एक जगह, चौधरी सरवर एक जगह, जहांगीर एक जगह, शाह महमूद कुरैशी एक जगह। ओ भाई, ये क्या कर रहे हैं आप सूबे के साथ? इसमें अच्छा मजे की बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद मैं आज आपको बड़े मजे की बात शेयर करूंगा, इनके पास 3 जवाब होते हैं। आप इनसे हर सवाल कर लें, इनके पास 3 जवाब होंगे। ये जनाब, आपने अद्वियात महंगी कर दी, आपने रोजमर्रा की चीजें महंगी कर दी, ये क्या किया आपने? जवाब नंबर 1, हम नहीं छोड़ेंगे, हम नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे, हम जरदारी को नहीं छोड़ेंगे, उठा के जेल में फेंकेंगे। भाई हम आपसे सवाल कर रहे हैं, चीजें महंगी हो गई, आपके नवाज शरीफ को नहीं छोड़ेंगे। भाई अच्छा, दूसरा जवाब, यार ये आपने भाई ये पंजाब के साथ क्या किया, ये देखिए ये क्या हो रहा है यहाँ पर। सर वो बात ये कि इतनी लूट खसोट हुई है, इतनी लूट खसोट हुई है कि हम इसको अभी ठीक ही नहीं कर सकते। अच्छा जनाब, हमें एक्सपायरी डेट बता दें, आप कब तक ठीक कर सकते हैं? आपको 2 साल चाहिए, आपको 3 साल, और
तीसरा जवाब होता है ये भाईजान के आपसे मसले क्यों नहीं हल हो रहे, अभी तो 4 दिन तो हैं अभी हमें आए हुए, अभी हम किस तरह कर रहे हैं। अच्छा जनाब, पहले हमें इमरान खान साहब की जो पहली मुलाकात हुई थी जो एंकर्स के साथ, उस वक्त उन्होंने कहा था अभी हमें 100 दिन आपको तंग नहीं कर रहा, 100 दिन हमसे कोई सवाल ना कीजिएगा। वो 100 दिन भी गुजर गए। अब 100 दिन के बाद अब जो नया एक जो स्टार्ट हुई कहानी वो ये कि जनाब 1 साल दे दें, 1 साल से पहले ना सवाल कीजिएगा। ये करते करते सीधे 5 साल निकाल देंगे और 5 साल के बाद उन्होंने कहेंगे वो जनाब बात ये है कि अभी 1 साल से भी ज्यादा लगना है, अब हमें दूसरी बात दोबारा लेकर फिर हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है जी। और तो आपने जब ये सूरत हाल पैदा कर दी है मुल्क के साथ, आप कब तक देयर इज एन एक्सपायरी डेट विद दिस आर्गुमेंट कि जनाब पिछली गवर्नमेंट ने किया, पिछली गवर्नमेंट भाई कर दिया है यार, बहुत खराब था, अगर आप नहीं कर सकते तो आपने क्यों आके हुकूमत संभाली? नहीं, एक चौथा आंसर भी होता है मंसूर, एक चौथा आंसर भी होता है पाकिस्तानी, आपने उस पर रोशनी डाली, बस अवाम हमारा साथ दे। नहीं, वो एक चौथा आंसर मेरे लिए भी है खास तौर पे, वो कोई एंकर कोई जर्नलिस्ट से सख्त सवाल करेगा ना तो उसका एक चौथा जवाब ये जनाब ये जो है ना लिफाफा साहब अच्छा चौथे का वैसे जवाब भी देते हैं। देखिए मसला ये है कि पाकिस्तान जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे एक डेट ट्रैप के अंदर आ चुका हुआ था, बहुत अरसे से आया हुआ है। उस डेट ट्रैप के 2 हल होते हैं। एक तो ये होता है कि जैसे बाकी पहले हुकूमतें करती आई हैं कि आप जाएं मार्केट से आप बैंक सॉफ्ट लोन करते हैं। IMF में क्यों जाते हैं? IMF आपको जो पैसा देता है वो खर्च करने के लिए नहीं देता। IMF अपना पैसा पार करता है ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी स्टैब्लिश हो जाए और उसके बाद आप जाके बाहर चले जाएं और आप जाके बैंकों से लोन लें, जो हम करते रहे। हमने वर्ल्ड बैंक के पैसे लिए, वो 2% उसके ऊपर लोन पे होते थे, इंटरेस्ट होते थे, वो हमने खर्च कर लिए, डकार मारा और बाद पेमेंट का वास्ता आया तो हमने जाके बाजार से लोन खरीदा 15% 16% के ऊपर। ये होता रहा है 70 साल पाकिस्तान के अंदर। एक तो तरीका ये था कि आप कुछ करते और आप लोन लेते, लोगों के कीमतें भी कम, सारा कुछ चीज आप आराम से बैठे हुए कर्जा और चलता जाता और फिर एक दिन हॉक्स आके आपके मुल्क की हर रिसोर्सेज के ऊपर बैठ जाते। एक तो दूसरा अभी भी चल रहा है सर, नहीं पहले कह रहे थे इमदाद आप कह रहे 3% इसका इंटरेस्ट देना, कर्जा तो अभी भी चल रहा है। मैं अर्ज करता हूँ वो जो 2-3 ऐसी फैसिलिटीज हैं जो देखिए उसका आप बैंक के लोन से बिल्कुल मुआवजा नहीं कर सकते। मैं 3% का जो लोन होता है ना 2% का, ये बेसिकली इसको सर्विस चार्ज का एशियन बैंक आपसे 1.8% लेता है, वर्ल्ड बैंक आपसे 2.5% लेता है। इस तरह ये जो पैसे थे ये इनको लोन नहीं गिना जाता दुनिया को। लोन उस वक्त आता है जब आप प्राइवेट बैंक के, जब आप चले जाते हैं पेरिस क्लब के पास, जब आप चले जाते हैं अपना 2-3 और जो कंसोर्शियम बने हुए लोन देने के लिए, उनके पास जब आप जाते हैं तो फिर आपको 15%, 16%, काइबर का रेट, लाइबर का रेट, इन चक्रों में आना पड़ता। मैं और लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता, लेकिन बुनियादी तौर पर इकोनॉमिकली एक बात यह है कि स्टेबलाइज सूरत हुई है। अब माइन्यूट एनालिसिस भी कर लेना, ठीक, ये जो चाइनीज ने आपको स्वैप की फैसिलिटी दी है अपनी करेंसी के अंदर, ये बहुत बड़ी फैसिलिटी है जिसका इन द लेटर ऑन इसको आपको पता चलेगा। ये जो बाकी पैसे अब आपने पेशगोई क्या हो रही थी कि आपने अभी जाना है जनाब, आपने कर्जे की किस्त पे करने के लिए जाना है और आपके लिए मसला बन जाएगा, आपकी पेमेंट्स का मसला जो है अब नहीं है, ये इतना बड़ा थोड़ा आपके सर से उतर गया। एक दूसरी चीज और ऐसी है कि जिसको हम इस वक्त नहीं गिन पा रहे, जो कि इन द लेटर ऑन आएगी कि इन्वेस्टमेंट जो है इसके साथ जिसको कपल विद होके आ रही है वो उसके साथ है। ये चीजें नजर नहीं आ रही, लेकिन असल मसला जो गवर्नमेंट के लिए इस वक्त ये है वो है बात जो मंसूर की बिल्कुल ठीक है कि जुल्फकार अली भुट्टो जैसा बंदा भी इस डलीमा से नहीं निकल सका था तो ये पंजाब में मैंने लीडर नहीं बनने देना। गुलाम मुस्तफा खर को उठाया, जेल फेंका, फलाने को ये किया, उसके जब वीक 3 बंदा हनीफ रामे लेके आया, हनीफ रामे को भी उठाया, फिर जो मस्कीन आदमी सादिक खान कुरैशी आया उसको कहा जाके बैठ जाओ। इमरान खान को खतरा क्या है भाई कि उस्मान बुज़दार को यहाँ लगाना है, यहाँ को लीडरशिप को निकाल कर लगाओ। पर अभी तो कोई खतरा नजर भी नहीं आ रहा सर, किसी को भी नहीं होता। जो बाकी लीडर होता है जेन्युइन, उसको कोई खतरा नहीं होता। नवाज शरीफ को होता, शहबाज शरीफ को, भाई को। मुस्तफा साहब आप क्या समझते हैं कि ये जो गुमगुम की एक सूरत हाल है जो आमतौर पर आम पब्लिक आवाम देख रही है, 50 से 70% आवाम जो देख रही है, उसका कहीं ना कहीं असर जो इत्तेहादियों पर खड़ी ये हुकूमत है जिसमें MQM है, बलोचिस्तान की दीगर जमातें हैं, वो भी मिडल ऑफ नोवेयर पे अपने आप को महसूस नहीं कर रही होंगी क्योंकि अपने वोटर्स को तो उन्होंने भी जवाब देना है। नहीं, वो जो इत्तेहादी जमातें हैं ना, इस सारे हंगामे में सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो उठा रही हैं वो इत्तेहादी जमातें उठा रही हैं। अगर आप देखिए तो हुकूमत और अपोजिशन तो आपस में जो
उनका जो टकराव हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना, ये आराम से बैठी हुई हैं। आज नाराज़गी का इजहार करती हैं, हुकूमत भागी हुई उनके पास जाती है। आज थोड़ा सा नाराज़गी इजहार करती है, अपोजिशन भागी जाती है उनके पास। वो इस वक्त उनकी तो सर्दी कढ़ाई में तो पांचों घी में है उनकी। अच्छा, तो वो तो हर जगह से बेहतर है। इमरान खान साहब की कमज़ोरी भी सबसे यही है, इसकी वजह से अभी तक कोई कानून साजी नहीं हो सकी उनकी वजह से। आप देखिए असम्बली में कोई कानून साजी नहीं हो सकी, आपकी जो स्टैंडिंग कमेटीज बननी थी वो नहीं बन सकी। एक जो वाज़ेह डायरेक्शन है ना, देखिए ये मुश्किलात आपकी रहेंगी, तमाम हुकूमतों की रहेंगी, और लीडरशिप का काम है, क्योंकि आपने खुद मतलब यू मैड इनफ टू आस्क फॉर दिस जॉब, यू गॉट द जॉब, अभी आपने इनको टेक ओवर, इसको संभालना तो है ना इसको। ठीक, लीडरशिप का काम यह है कि एक क्लियर डायरेक्शन तो देना आपको। आपकी इकॉनमी की हालत बुरी है, बिल्कुल सब मानते हैं बुरी है। पाकिस्तान के अंदर जो आपके सेक्टर्स हैं जो आपकी इकॉनमी को खड़ा कर सकते हैं, उनमें से किसके पीछे गवर्नमेंट जा रही है ताकि उसको बदल कर सके। मैं आपको बताता हूँ कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो पहले ही डाउन हो रहा था, इस वक्त तकरीबन बैठे हुआ बिल्कुल। अगर ये आपका सेक्टर एक साल परफॉर्म नहीं करे, आपका मुल्क तबाही के धाने पे खड़ा हो जाएगा। मैं भी आपको बताना चाहता हूँ इसलिए। और अगर ये एक साल सही तरीके से परफॉर्म कर जाए, आप देखिए कि आपकी इकॉनमी के जो प्रॉब्लम है सारे हल नहीं होंगे, लेकिन आपको एक वो स्ट्रेंथ मिल जाएगी, फूड सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, आपका 60% जो लोग उसके साथ वाबस्ता हैं उनको खाने पीने को मिल जाएगा। एक जो बेचैनी और हालात जो ख़राब हुए उस तरफ कुछ चले जाए। हुकूमत को इस तरफ को तो कोई नहीं है इसकी, किसी एक सेक्टर के पीछे या कोई एक वाज़ेह प्लान वो आपको नज़र नहीं आ रहा है इसमें। यही सबसे बड़ा मसला है कि कोई वाज़ेह प्लान नज़र नहीं आ रहा है। मंसूर, आपको भी यही लग रहा है कि एक तो वाज़ेह प्लान नहीं है, और दूसरा जो इत्तेहादी हैं हुकूमत के, वो उनकी पांचों घी में हैं उंगलियां और सर कढ़ाई में हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं सिचुएशन को? देखिए मेरी बात सुने, जब गरीब के घर का चूल्हा बंद होता है ना, तो वो ज़हन में रखिएगा, वो कभी भी ऑपोजिशन लीडर को बैठ के लितर नहीं मारेगा। वो आपका एम था, आपने नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को जेल में डालना था, वो आपका एम पूरा हो गया। अब इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हो सकता। अब इससे ज्यादा यही हो सकता है आप उनको निकाल के जो है वो चौक के ऊपर उल्टा लटका दें और उनको छितर मारे बैठ के, यही हो सकता है ना। इससे ज्यादा तो आपने आप कुछ नहीं कर सकते। यू हैव फांसी देने की बात कर रहे हैं। नहीं मैं अच्छा, उसके बाद क्या, उसके बाद पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे? अगर तो हो जाएंगे तो भाई ये भी कर दें, अगर तो हो सकते हैं ना तो आप ये भी कर दें, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान के हालात ठीक करें, मकसद ये है। जो चीखो पुकार आज गरीब की निकल रही है, जब उसको अद्वियात लेने के लिए 15% ज्यादा पे करना पड़ा और उसके बाद भी आप झूठ बोलते हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा बड़ी अजीज है मेरी, मैं बहुत इज्जत करता हूं, मैं उनको बचपन से जानता हूं, फैमिली रिलेशंस है हमारे उनके साथ, लेकिन आप गलत बयानी क्यों करते हैं? उन्होंने बयान दिया कि जनाब 5 महीने के बाद ये अद्वियात की कीमतें वापस इसी लेवल पे आ जाएंगी। क्यों कहते हैं इस तरह की बातें? लोगों को रेगुलेशन अथॉरिटी की वेबसाइट पे कोई रेट्स ही नहीं है। वो वेबसाइट आप ड्रग रेगुलेशन अथॉरिटी.gov.com करें तो वेबसाइट ही फाउंड नहीं हो रही। मंसूर भाईजान, उनका आप ये ड्रैप का जो सीईओ है उसके ऊपर बड़े इल्जामात हैं। आपने जिस बंदे को लगाया दिसंबर के अंदर उसके ऊपर ही बहुत बड़े बड़े इल्जामात हैं। वो खैर वो एक और कहानी है, नैब के रेफरेंसेस तक बन चुके हैं उनके ऊपर, वो एक डिफरेंट स्टोरी है। आप एक ब्रेक ले लेते हैं, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, एक ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। आई थिंक शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। हुकूमत के चैलेंजेस की बात हो रही है, अभी तक क्या हल किया है उससे मुतालिक हम आपको आगाह कर रहे हैं। 5 दिन में 2 मिनी बजट और एक 23 जनवरी को भी बजट आने वाला है, मिनी बजट। इसके मुतालिक वज़ीर इत्तलात कहते हैं कि ये सियासी इस्तेहकाम के लिए एक बहुत बड़ा कदम होगा। सवाल तो है, रख लेते हैं औरिया साहब, हमारे पास इत्तलात ये हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इदारे जो स्पेशली एनर्जी प्रोवाइड करने वाले इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करने की बात की जा रही है। यानी कहीं कुछ को सेमी गवर्नमेंट कर दिया जाएगा और कुछ को मुकम्मल तौर पर प्राइवेटाइज कर दिया जाएगा। आप समझते हैं कि ये बेहतर रहेगा? देखिए, इस वक्त जितने भी प्राइवेटाइजेशन का बिजनेस अभी तो फौरी तौर पर मुझे नजर नहीं आता। इस वक्त जो क्राइसिस जो पूरे का पूरा इमरान खान के सामने है वो है आइडियलिज्म वर्सेस ग्राउंड रियलिटी का। मतलब मैं छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ। यकसा निज़ाम तालीम के ऊपर कम 50 मीटिंगें हो चुकी। आपको पता है यकसा निज़ाम तालीम के मुखालिफ कौन है? प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, मोनोपोली बनी हुई है। उनके हाथ में मीडिया नहीं है पाकिस्तान का, ये करने देंगे? इम्पॉसिबल। ये एक निसाब तालीम होगा ना जब, तो 500 रुपया जो कमाता है ना एक बंदा देता है फीस, वो इंग्लिश मीडियम में 500 नहीं दे, 5000 नहीं देगा। जब मैं एक ही चीज तो पढ़ रहा हूँ। स्टैंडर्ड ऑफ स्टडीज तो स्टैंडर्ड आप लोग खुद वो काफी वेरी करेगा। सोच ही सकते, सिर्फ 5% का स्टैंडर्ड है
बाकी हर गली कूचे के अंदर जो स्कूल खुले हुए हैं उनका तो स्कूल टीचर और ये गवर्नमेंट सब टीचर्स को ट्रेनिंग करनी है जिनकी भी रिटायरमेंट में 30-30 साल 20-20 साल पड़े हैं, वो टीचर्स ही ट्रेंड नहीं है यकसा तालीमी निज़ाम के लिए। मैं बता रहा हूँ ना, टीचर वहाँ गवर्नमेंट ऑफिस के स्कूल के जो टीचर्स है ना, हमारे जो गली मोहल्ले में ब्राइट फलाना तो फलाना फ्यूचर तो फलाना जो स्कूल खुले हुए जो 80% है, एलीट का स्कूल तो 1 लाख को सर्व करता है सोरा, जिन्होंने नकाली करके इंग्लिश मीडियम बनाया हुआ है उनके पास तो मैट्रिक पास टीचरें बैठी हुई है, उनके पास तो कतन, वो तो फिर सीटीबीटी करके रखते हैं उसको। तो ये पूरा जो माफिया है जिन्होंने एक बहुत बड़ा सिस्टम, एक तो ये, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर इमरान खान को स्टेप लेना चाहिए जबरदस्त कर। दूसरा है डेट का, 4 कॉलम मैंने लिखे हैं। पूरी दुनिया के अंदर अब ये मुहिम बन चुकी हुई है जिनमें से 8 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि वी आर नॉट गोइंग टू पे द लेजिटिमेट टेस्ट, और लेजिटिमेट टेस्ट की एक कमेटी बहुत बड़ी बनी हुई है। सबसे पहले इक्वाडोर ने इनकार किया, उन्होंने कहा डिफाइन किया उन्होंने कि लेजिटिमेट टेस्ट जो है वो है विच इज कनाइव्ड और विच इज कॉन्ट्रैक्टेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू, और उन्होंने 88% डेट कहा ये लेजिटिमेट है, बाकी देंगे। दुनिया ने माना, उसके बाद अर्जेंटाइन ने इनकार किया, उसके बाद पैराग्वे ने इनकार किया, उसके बाद ब्राजील ने इनकार किया। उठा लें जा किसी से। मगर और ये सब मैं आप जिन कंट्रीज की मिसाल देते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी में उनका क्या शेयर है? सर अर्जेंटीन वर्ल्ड इकोनॉमी, आप एटॉमिक पावर, पहली बात तो ये है कि इमरान खान के इर्द गिर्द जितने लोग हैं स्टेटस को के लोग हैं। असद उमर उस सारे वर्ल्ड बैंक और IMF के उससे बाहर सोच ही नहीं सकता, और इतनी बड़ी मूवमेंट है वो। उसमें बेल्जियम का एक बंदा है जिसने कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ एलिजिबल डेट शुरू किया, एरिस्टोसा, वो बंदा वहां जाकर बैठा 11 महीने, उन्होंने कहा वी विल हैव अ डेट ऑडिट, ठीक, और डेट अपने बॉन्ड थे उनके, उन्होंने बॉन्ड वापस ले लिए, खरीद बेचे हुए बॉन्ड इंटरनेशनल मार्केट से वापस ले लिए। कोई कुछ करो तो सही भाई। इमरान खान का मसला यह है कि इमरान खान को घेर लिया है ब्यूरोक्रेसी ने और उसके नाकारा किस्म के मशीनों ने। मैं जनरल साहब के साथ आता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं मंसूर आपके पास आऊंगा। क्या वाकई ब्यूरोक्रेसी ने घेर लिया? इमरान खान बेबस हैं, बस ख्वाब सिर्फ मसनद तक था, कुछ नहीं कर पाएंगे? औरिया मकबूल जान साहब बड़े काबिल एहतराम है, मेरा इनका एक बड़ा एक रिलेशनशिप भी है। वो मैं और वो हम दोनों इस बात को ऑन एयर नहीं बता सकते कि वो क्या रिलेशनशिप है, जायज़ ही है ना, बड़े करीबी अजीज हैं ये। लेकिन अभी जो इन्होंने तजवीज़ दी है ना, जो इन्होंने बात की है, मुझे खादिम हुसैन रिजवी साहब का वो क्लिप याद आ गया कि जनाब पैसे देने हैं जो तो होंगे तो दे देंगे। नहीं मैं तो आया जी गौरी मैंने तो मिसाल आया जी गौरी, मतलब ये इस तरह नहीं होता भाई, इस तरह नहीं होता कि जी आप पैसे दे रहे हैं, नहीं देने कर लो जो करना तुसी। सर मैंने 5 मुल्कों की मिसाल दी है, आज नेट सामने खुला है, लाखों लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं। मंसूर मैंने कह दिया ना कि साहब आपकी पोजीशन इस तरह नहीं है। आपने इंटरनेशनल मार्केट्स में ट्रेडिंग्स करनी होती हैं, आपके ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं, आप अगर लोन वापस नहीं करेंगे, इस तरह नहीं होता ना, मतलब बैठ के बिला वजह लोगों को बैठ के अब तेरी ऐसी तैसी खड़ा हो जाएगी। नहीं मैं और ये साहब इस डिस्कशन पे बाद में बहस कर लें। इक्वाडोर ने वर्ल्ड बैंक का ऑफिस बंद किया, कहा निकलो यहां से, IMF का बंद किया, निकलो यहां से। मसला ये नहीं होता, मसला ये होता है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को राजी करते हैं कि ये जो डेट है इट इज लेजिटिमेट। नहीं आप सर राजी, अब इस वक्त औरिया साहब इस वक्त जो लोन वापस करने हैं सर, उसमें क्या कहेंगे? उसके लिए कुछ लॉजिक चाहिए। और ये साहब आप ये कहेंगे कि हमारा ये डेट है और ये साहब मंसूर से बात वो क्वेश्चन क्लियर कर लूं, जब इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसको किसी लॉजिक के साथ कन्विंस करेंगे। अभी आवाम को महंगाई के हवाले से अभी बहुत लचक बाकी है, अभी इसको बहुत ज्यादा निचोड़ना बाकी है। क्यों मंसूर? देखें दो ये अब जरा थोड़ा सा ना डिबेट में चेंज आया है। पहले बात ये थी कि जनाब नहीं करना हमने वापस जो करना कर लो, इस तरह नहीं होता। हाँ आप रीनिगोशिएट कर सकते हैं, वो आपका राइट है। आप बैठ के नए टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उनसे कहते हैं कि जी आप हमारे लिए इसको रीस्केड्यूल कर दीजिए, थोड़े से हमारे लिए कंडीशंस को सॉफ्ट कर दीजिए। आप बैठ के टॉक्स करते हैं, टेबल पे बैठते हैं, लेकिन फॉर गॉड सेक प्लीज इस किस्म की गोली मत दे पब्लिक को कि जनाब मैंने झूठ नहीं बोला। अब मैंने झूठ नहीं बोला, मैं 5 मुल्कों का नाम लिया है, 5 मुल्कों ने रिफ्यूज किया। जिस दिन डेट ऑडिट शुरू हुआ, इक्वाडोर ने सबसे पहले कहा अपना ऑफिस बंद करो। और ये सब आपकी बात 100% दुरुस्त है, मगर मंसूर नहीं आपकी बात भी देख लेना ये बिल्कुल। और ये साहब कंफ्यूजन का हुई भी, आपकी बात 100% दुरुस्त है, लेकिन मंसूर ये कह रहे हैं कि इसकी बिना पर उनके ऊपर कई सैंक्शंस भी लगी है। नहीं आप सही कह रहे हैं, मगर इसकी बिना के ऊपर उनके ऊपर कई सैंक्शंस भी लगी है। कोई सैंक्शन नहीं लगी।
मैं आपको पूरी बता रहा हूं, कोई दुनिया सैंक्शन नहीं में लगी। दुनिया में कौन ट्रेड कर रहा है इक्वाडोर से? उठाएं जरा, अब पढ़े तो सही। मतलब सर ये है कि हमने सिर्फ एक सर आप इस तरह आपकी स्टैंडिंग नहीं रहती, आपके साथ कोई ट्रेड करने को तैयार नहीं अच्छा, होता। मंजूर, आपके ऊपर आपको पता है ऑलरेडी आपके ऊपर दो केसेस हैं जिसके अंदर आपको अरबों रुपए वापस करने हैं। मंजूर, इस टॉपिक को छोड़ते हैं। केस है आपका रिकॉर्डिंग का केस है जिसके अंदर मंसूर, हम अपने टॉपिक से ड्रैग हो रहे हैं। मैं हम सर वो और चीज है, अरब रुपए का जुर्माना जो हुआ है वो कंट्री टू कंट्री डेट का नहीं है, वो आपने इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट किया है। एक सेकंड, मुस्तफा साहब आप बताइएगा, इदारों को प्राइवेटाइज करना है जब ऐसे में कि बड़े बड़े हाथी हमारे पास मौजूद हैं, पीआई की शक्ल में, स्टील मिल की शक्ल में, आप समझते हैं कि इकोनॉमी को स्टैंड देने के लिए बेहतर रहेगा इदारों को प्राइवेटाइज मजीद होना चाहिए? क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमतों को हम तो बहुत तनकीद का निशान बनाते थे, खुद पीटीआई बनाती थी। देखिए इशू ये है कि आप प्राइवेटाइज क्या कर रहे हैं इसको, और उससे हासिल क्या करना चाहते हैं। एनर्जी सेक्टर एक तो आप जब ये देख एनर्जी सेक्टर में है, जिसको आप उसको तो आप हाथ तो लगा के देखिए, करेंगे क्या आपके साथ हो। एनर्जी सेक्टर के जो इश्यूज़ हैं ना वो अभी तक सामने आई नहीं है। फ्रैंकली मैं कई दफ़ा मैंने बात की है, अभी अगले सुप्रीम कोर्ट में भी केस हुई है कि जो पाकिस्तान का जो बिगेस्ट हाइस्ट है ना पिछले सेंचुरी की, वो है ये IPPs का ही है, जहाँ पे आपको उन्होंने अगर $100 लगाया है, मैं एक्सपर्ट्स की बात बता रहा हूँ कि अगर उन्होंने $100 लगा के इन्वेस्टमेंट करके वो एक प्लांट लगाया है ना, उसका वो $60 हर साल लेके जा रहे हैं उसको मुनाफा। इस किस्म का हाइस्ट है आपको जो पड़ा हुआ है इसको भी। आप देखिए कितनी दफ़ा आपने जो सर्कुलर डेट्स को क्लियर करने की कोशिश की है। नवाज शरीफ साहब जब आए उन्होंने फ़ौरन तकरीबन 500-600 बिलियन रुपया दिया, 400 तकरीबन बीच में दिया, आज फिर वो आपको तकरीबन 1100-1200 बिलियन पे खड़ा हुआ है आपका। तो ये जहाँ तक आपका एनर्जी सेक्टर है ना, ये दिस इज़ द वन सिंगल हेमरेजिंग फैक्टर। अगर इसको आप ठीक कर सकते हैं किसी तरीके से तो आपकी मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सकती है, लेकिन किसी गवर्नमेंट ने इसको हाथ नहीं लगाया आज तक इसको। ठीक है, मुशर्रफ साहब ने ट्राई की थी, अगर आपको याद हो तो प्रेसिडेंट क्लिंटन ने जाती खत लिखा था मुशर्रफ साहब को। मंजूर, इतनी तगड़ी टीम है हमारे पास कि एनर्जी सेक्टर को दुरुस्त कर ले, ये प्राइवेटाइज करने की बजाय इन्हीं इदारों से कुछ प्रॉफिट लिया जा सके। क्योंकि जब फौजी सरबराह आए किसी न किसी इदारे में, उसने कहीं ना कहीं कामयाबी जरूर हासिल की। एक बार स्टील मिल दोबारा से प्रॉफिट देना शुरू हो गई थी। 1400 अरब तक आपका इस वक्त सर्कुलर डेट पहुंच चुका है एनर्जी सेक्टर का। जहां तक स्टील मिल की सिर्फ प्लानिंग का ताल्लुक है कि इसको रिवाइव हमने किस तरह करना है, 4 महीने में अब तक प्लान तक नहीं बन सका है इस हुकूमत की जानिब से कि हमने प्लान किस तरह बनाना है। एक इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई गई थी शुरू के अंदर, आपको याद होगा बड़े चर्चे हुए थे उसके। वो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल आज कहीं आपको नजर नहीं आती। वो जो ब्रेन्स थे जिन्होंने हमारे लिए मसाइल को हल करना था वो नजर कहीं नहीं आते। आज खबर आई हुई एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर कि जनाब जहांगीर तरीन और असद उमर साहब के दरमियान एक सर्द जंग चल रही है कि दरअसल में इस इकोनॉमी का जो बहरान आया हुआ है इसको हल करने के लिए डायरेक्शन कौन सी लेनी है। बीच में इमरान खान साहब पिसे में हैं, जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो एक डायरेक्शन ले रहे हैं, असद उमर साहब जो वजीर खजाना है वो एक डायरेक्शन ले रहे हैं। देखें, मुझे इस बात पे कोई शक नहीं है कि मसाइल को ये हल करना चाहते हैं, हाँ, लेकिन मुझे इस बात का शक है कि दरअसल में इनके अंदर एबिलिटी ही नहीं है इस चीज की कि ये कर सके। अच्छा, मुझे इधर औरिया साहब ने भी दुआ है, इधर औरिया साहब ने दुआ है कि मेरे वज़ीर आज़म किसी तरह कामयाब हो जाए। सर ये मैं वर्ल्ड बैंक की डेट रिपोर्ट पढ़ा। सॉरी, क्वेश्चन दोबारा कीजिएगा। औरिया साहब ने कुछ ढूंढा है। देखिए वर्ल्ड बैंक की डेट रिपोर्ट में इक्वाडोर का प्रोफाइल निकालें, फिक्रे पढ़ रहा हूं। इक्वाडोर हैज सफर्ड ग्रेटली एज अ रिजल्ट ऑफ इलिजिटिमेट डेट। इलिजिटिमेट डेट, you Ecuadorian people successfully campaigned for a debt audit which publicly investigated the past debts. Following the audit, Ecuador managed to cancel much of its debts. Cancel. आप किस ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं हम लोग? अच्छा, ये जो खादम नजवी के साथ इक्वाडोर में इतनी कैपेसिटी होगी ना उनकी, पब्लिक में शायद इतनी कैपेसिटी है। एक ब्रेक लेते हैं, कहीं ना कहीं खादिम हुसैन रिजवी साहब की बात सही आ रही है कि गौरी आ गया इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के चैलेंजेस से मुतालिक बात हो रही है। जनरल साहब, आपसे क्वेश्चन मेरा ये है कि हमें मिलिट्री और सियासी हुकूमत एक पेज पर नज़र आ रही है। तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो आर्मी चीफ हैं जनरल बाजवा साहब हैं, वो किसी कंट्री का विजिट करते हैं, जैसे कि कतर किया उन्होंने, सऊदी अरब का किया, और इसके अलावा UAE भी गए। मगर लेकिन हमेशा ऐसा लगता है कि आर्मी चीफ साहब एक बार ग्राउंड डेवलप करते हैं और फिर जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल जो हुकूमत है, जो जैसे कि इमरान खान है, वो उस नॉर्मल जो नरम की हुई ग्राउंड है उस पर झंडा गाड़ते हैं। यानी कहीं ना कहीं ये दोनों एक पेज पर हैं और बड़े अच्छे और ऐसा तरीके से ये रिलेशन चल रहे हैं। लेकिन अवाम वो जो नतीजा लेना चाह रही है
وہ اس کو نہیں مل پا رہا. آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ اور ہاتھوں کا بھی ملنا بہت ضروری ہے؟ دیکھیے تو پاکستان کو اگر آپ نے سیدھا کرنا ہے نا تو پاکستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے صرف آرمی چیف وزیر اعظم کا اکٹھا ہونا لازمی نہیں ہے. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ادارے ہیں, جو بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں اس ملک کے اور پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان سب کو بھی دے آل ہیو ٹو پٹ دیئر ویٹ ان دا شو. جب تک نہیں کریں گے آپ کا نہیں کام چلے گا. میں ایک شخصیات کی بات نہیں کر رہا. نواز شریف صاحب, زرداری صاحب, عمران صاحب آتے جاتے رہیں گے, دنیا میں تبدیلیاں آتی رہتی. تو آپ کو ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کو اپنی واضح ڈائریکشن مقرر کرنے کے لیے لانگ ٹرم اسٹریٹجیز بنا کے اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. پاکستان کا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم الیکشن ٹو الیکشن, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ چلتے رہے. گورنمنٹ 2 سال رہی, اس نے وہ کام کیا, کوئی 5 سال کے لیے کام کیا. آپ نے لانگ ٹرم پاکستان کے لیے منصوبہ بندی نہیں کی ہے, جس کی وجہ سے آپ کے پاس ڈیم نہیں ہے, آپ کے پاس واٹر اسٹوریج نہیں ہے, آپ کے پاس یہ جو پاور کا مسئلہ یہ بنا ہو. اگر آج ہم دیکھیے بھارت میں ان کی ترقی کی وجہ کیا ہے, ان کی ایک پالیسیز بنی. جب یہ منموہن صاحب وہاں پہ وزیر خزانہ تھے, وہ بی جے پی نے وہی چلائی, کانگریس نے بھی وہی چلائی, وہ آج بھی وہی چل رہی ہیں. وہ پالیسیز جو لانگ ٹرم میں جو قومی مفاد میں تھی وہ چل رہی ہیں ان کے آپس. سیاست میں مسائل ان کے بنتے رہتے ہیں, بنتے رہے. تو ہم بہت کچھ باتیں کرتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ اس وقت ہمارے پاس یہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم میثاق پاکستان بنائیں, جس میں پاکستان کی جو لانگ ٹرم ڈیولپمنٹ کے لیے پالیسیز ہیں, جس میں کسی سیاسی جماعت کا فائدہ نہیں ہے, کسی سیاسی جماعت کے ووٹ بینک نہیں بڑھنے کا فائدہ, وہ تو ہر ایک کو لے کے چلے اس کو. ٹھیک. منصور, آپ بتائیں کہ 7 جنوری کو جو فوجی عدالت ہے ان کا ٹینیور ختم ہوا ہے, ایک بار پھر سے ووٹنگ کی ضرورت ہے, دوبارہ سے اس کو اپروو کروانا ہے پارلیمنٹ سے. پیپلز پارٹی اور مولانا فضل الرحمان صاحب وہ تو مکمل طور پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کی حمایت نہیں کریں گے. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ اچھا, پہلے میں ایک چیز کلیئر کر دوں, اس میں لاہور میں بیٹھا ہوں اس وقت, اسلام آباد میں نہیں ہوں. لیکن اسلام آباد کی خبر یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کی جانب سے کم از کم ایک ابھی تک اس حوالے سے کوئی واضح موقف سامنے نہیں آیا. اینڈ ناؤ دیٹ از سم تھنگ ویری اسٹرینج. وہ اس لیے کیونکہ اسلام آباد کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی سافٹ کارنر جو ہے وہ مل سکتا ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بے شک اس وقت این آر او کے لیے ڈیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, لیکن وہ کسی قسم کی ڈھیل کا ضرور انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی کم از کم نیب چیئرمین کی جو لاہور میں تقریر تھی نا منصور, اس سے مجھے بھی تھوڑا اندازہ ہوا کہ کسی بھی قسم کے این آر او کا ہم حصہ نہیں بنیں گے, حالانکہ بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ بات تھی. نہیں این آر او تو نہیں ہونے جا رہا, لیکن کم از کم ایک ڈھیل ضرور, تھوڑا سا ایک بریتھنگ سپیس چلیں, آپ اس کا یہ لفظ استعمال کر لیں, کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے جس طرح ٹویٹس کرنا شروع کی تھی. نہیں منصور, میں نے آپ کو ایسے نہیں جانے دینا. مریم نواز صاحبہ بریتھنگ سپیس کتنی کو ہوتی ہے آپ کی نظر میں, وہ کتنی کو ہوتی ہے؟ میں وہی بتا رہا ہوں, میں وہی آپ کو بتا رہا ہوں. وہ بریتھنگ سپیس یہ ہوتی ہے کہ جناب ہمیں بھی پالیٹکس کرنے دیں. ہمیں جو شہباز شریف صاحب, اگر آپ کو یاد ہوگا, جو وہ مفاہمت کا رستہ اختیار کرنا چاہ رہے تھے, وہ مفاہمت کا رستہ ذرا تھوڑا سا ہمیں مل جائے. شہباز شریف صاحب کو پی اے سی کی چیئرمین شپ بلاخر مل ہی گئی, جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر بڑی سخت مخالفت پائی جاتی ہے اس سلسلے میں. شیخ رشید صاحب آج بھی کہتے ہیں میں سپریم کورٹ جاؤں گا اس کے خلاف, لیکن اس کے باوجود شہباز شریف صاحب کو یہ چیئرمین شپ مل گئی. آج بھی مریم نواز صاحبہ کو جس طرح ٹویٹ کیا کرتی تھی وہ آج نہیں کر رہی, وہ ٹویٹر آج بھی خاموش ہے. اس وقت جب نواز شریف صاحب کو جیل ہوئی تھی تب وہ ایک ابال آیا تھا, لیکن اس کے بعد وہ بھی آہستہ آہستہ دوبارہ بیٹھ گیا. تو آج بھی مسلم لیگ نون کے اندر ابھی بھی وہ بیانیے کا ایک کنفیوژن شامل ہے کہ لیفٹ جانا ہے کہ رائٹ جانا ہے. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ ایک ڈائریکشن نہیں ہے کہ معیشت کو کس طرح ٹھیک کرنا ہے, مسلم لیگ نون کے اندر یہ ڈائریکشن کلیئر نہیں ہے کہ ہم نے ہیڈ آن کولیشن کرنی ہے یا ہم نے مفاہمت کرنی ہے, یا باقی لیڈرز کو وہ ایڈ مل گیا ہے کہ نہیں ملانا. رانا ثناء اللہ صاحب بول رہے ہیں, بڑے تگڑے بیان وہ دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ یعنی باقی لیڈرز کو مسلم لیگ نون کو گو ہیڈ مل گیا ہے. ٹکراؤ نہیں ہے, یہ سمجھے گا آپ, نون لیگ کے خمیر میں ٹکراؤ نہیں ہے. لیکن دیکھیں وہ جو ووٹ کو عزت دو کا وہ جو ایک نعرہ تھا کہ جناب ووٹ کو عزت دینی ہے اور اداروں کے خلاف جو ہے وہ جس قسم کی بیان بازیاں ہونی تھی وہ کدھر ہیں, وہ ختم ہو گیا سب, وہ ساری دھوپ نکل گئی. جی عاریہ صاحب آپ کی دیکھ کیا ذرا بتائیے گا پلیز. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کو سارے کا سارا ووٹ کو عزت دو, اور جو موومنٹ کا ٹیمپو دیکھ رہے ہیں اس وقت دیکھ رہے ہیں جب ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ تھی, وزیر اعظم ان کا تھا, پنجاب کی وزارت اعلیٰ ان کے پاس تھی, یہ سارا کچھ تھا, اس میں جلوس نکالنا بڑا آسان ہوتا ہے. لیکن جس وقت آپ آ کے اپوزیشن میں آتے ہیں تو جب وہ پولیس جو وہ 3000 سپاہی جو ہیں جب وہ راستہ روک لیتے ہیں, جو پہلے آپ کو گائیڈ کرتا تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ان کو اپنی پالیٹکس کا پتہ ہے, اپنے ورکرز کا پتہ ہے. اس ریلی میں میں بھی تھا سر, اسلام آباد سے لاہور تک میں بھی تھا. میں وہی کر رہا ہوں نا کہ وہی 3000 بندے اگر آپ پارا پہ کھڑے ہو جاتے جی تو بندہ کوئی نظر نہ آتا. صحیح. تو اصل سمجھ یہ ہے کہ ان کو اپنے بندوں کا پتہ ہے کہ وہ سوکھیاں دے سکتا ہے, نان والے تقیمے والے نان بتا سکتا ہے, اس کے بعد
टेंट लगवा सकता है, लेकिन ये मार वार नहीं खाता, इसलिए उनको अंदाजा है, इसीलिए वो मुफाहमत की पॉलिटिक्स चल रहे हैं। और देखो, और ये सब बस आखिर में बता दें कि हल है मुस्तकबिल करीब में, आपको कुछ रोशनी सर नजर आ रही है? मुझे लग रहा है, मैं पता नहीं ये प्रेडिक्शन हो गलत हो, कि इमरान खान जो है उसकी अपनी जो सोच थी ना, उसको अंदाजा नहीं हुआ था कि पाकिस्तान के मसाइल कितने ज़्यादा हैं और किस जगह आके वो आके गिर गया। अच्छा, वो चेंज वाली जो हजरत का मतलब यह है कि पढ़ते पढ़ते बड़ा कम है, 2-3 घंटे एक्सरसाइज में करते हैं, इस वजह से ज़्यादा उनका उस तरफ है। उसको दिमाग तक खून तो पहुंचता है ना सर उनके, तो बस 3-4 महीने के बाद कहीं रियलाइज होगा कि चीज़ें कहाँ जा रही हैं, और उस वक्त वो कुछ चेंज करे तो करे। अभी नहीं लगता, जिस पेस पे जा रहा है ना, वो को असद उमर जैसे बंदे, स्टेटस को की सियासत करने वाले लोग, ये सारे उसके इर्द गिर्द हैं, और ब्यूरोक्रेसी ने घेर लिया हुआ है। अपने इर्द गिर्द के बंदों का थोड़ा ध्यान रखना होगा। बहुत शुक्रिया। और ये मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थे। मंसूर, आपका बहुत शुक्रिया यार, आप इतने बिजी शेड्यूल में आपने हमें टाइम दिया। आप सबका बहुत शुक्रिया, फीडबैक का इंतजार रहेगा। सलमान हैदर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।